गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीर फिजिक्स क्लासेस में। आज हम बात करेंगे 12th क्लास यूनिट नंबर 8 का बी चैप्टर जिसका नाम है न्यूक्लियर। आज की इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन के बारे में बात करेंगे। इससे पहले की जो वीडियो है उसमें हमने डिस्कस किया था रेडियो एक्टिविटी के बारे में कि रेडियो एक्टिविटी क्या है, अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके क्या है, रेज क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम रेडियो एक्टिव लॉज के बारे में डिस्कस करेंगे। लॉज के बाद हम इसके हाफ लाइफ टाइम पीरियड वगैरह क्या है, एवरेज लाइफ क्या है, उसके बारे में भी आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं कि लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन क्या है। तो देखिए, रेडियो एक्टिविटी इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस विच डज नॉट डिपेंड्स अपॉन एक्सटर्नल फैक्टर्स। कि जो रेडियो एक्टिविटी है, जो कि पहले की वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, अब फिर मैं बता रहा हूं कि रेडियो एक्टिविटी है वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, उसमें किसी भी एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल एजेंसी की आवश्यकता नहीं होती है, वो अपने आप डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है ड्यूरिंग डिसइंटीग्रेशन ऑफ एन एटम, यानी जैसे कोई भी रेडियो एक्टिव सैंपल है उसको जब वो डिसइंटीग्रेट होता है तो उसमें क्या होता है, आइदर एन अल्फा पार्टिकल और ए बीटा पार्टिकल इज इमिटेड। इसका मतलब क्या है कि जब डिसइंटीग्रेशन होगा उस दौरान या तो अल्फा पार्टिकल निकलेगा या बीटा पार्टिकल निकलेगा, दोनों पार्टिकल एक साथ नहीं एमिट होंगे। बच्चों ध्यान से सुनना है कि ऐसा नहीं कि एक अल्फा पार्टिकल और एक बीटा पार्टिकल एक साथ डिसइंटीग्रेट होंगे, एमिट होंगे, नहीं होंगे। या तो अल्फा पार्टिकल बाहर निकलेगा या बीटा पार्टिकल बाहर निकलेगा, एट ए टाइम एमिट होगा। आल्सो एट ए टाइम एन एटम विल नॉट एमिट मोर देन वन अल्फा पार्टिकल और मोर देन वन बीटा पार्टिकल। मीन्स क्या कहा, एक तो अल्फा है तो अल्फा ही निकलेगा, बीटा है तो बीटा पार्टिकल ही निकलेगा एट ए टाइम। लेकिन क्या है, जैसे अल्फा पार्टिकल निकल रहा है तो अल्फा पार्टिकल भी एक ही निकलेगा, दो अल्फा पार्टिकल नहीं निकलेंगे। कितने अल्फा पार्टिकल निकलेंगे? वन ही। तो कहने का मतलब है पार्टिकल का टाइप भी एक ही होगा और नंबर भी पार्टिकल के एक ही एमिट होंगे एट ए टाइम। दो अल्फा पार्टिकल एक साथ नहीं निकलेंगे, दो बीटा पार्टिकल एक साथ नहीं निकलेंगे, एक बार में एक ही अल्फा पार्टिकल आएगा, एक ही बीटा पार्टिकल आएगा। क्लियर? अल्फा और बीटा भी साथ साथ एमिट नहीं होंगे। ये सेकंड लॉ में बात है। थर्ड लॉ में आइए, जो हम डिस्कस कर चुके, कह रहा था इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम एन एटम विल चेंज इट। कि जब एक अल्फा पार्टिकल एटम में से एमिट होगा तो वो चेंज कर देगा उस पार्टिकल को इनटू ए न्यू एटम, नए एटम में, हु चार्ज नंबर इज रिड्यूस बाय 2। ये हम इस पिछली वीडियो में भी डिस्कस कर चुके। जब अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो चार्ज है वो 2 से रिड्यूस होगा एंड मास नंबर रिड्यूस बाय 4। मास नंबर कितने से रिड्यूस होगा? 4 से, क्योंकि अल्फा पार्टिकल कौन है? हीलियम। हीलियम का चार्ज कितना होता है? 2। मास नंबर कितना होता है? 4, 4 होता है। क्लियर? इसी प्रकार बीटा में है, द इमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल फ्रॉम एन एटम विल चेंज इट इनटू ए न्यू एटम हु चार्ज नंबर इज रेज्ड बाय 1। यानी जब बीटा डीके होगा तो चार्ज नंबर 1 से इंक्रीज होगा, रेज्ड होगा, विदाउट एनी चेंज इन इट्स मास नंबर। मास नंबर में कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। और आपको पता है गामा पार्टिकल निकलता है तो पार्टिकल के अंदर कोई चेंजमेंट नहीं होता, केवल एनर्जी लेवल्स है उसके अंदर चेंज आता है। क्लियर? तो ये आपके पास 4 लॉ। फिफ्थ लॉ में है ये। फिफ्थ लॉ में क्या कहता है? और बच्चों फिफ्थ लॉ को ध्यान से भी देखना है क्योंकि आगे का जो मैथमेटिकली वर्क है वो इसी से स्टार्ट होगा। तो क्या कहता है? द नंबर ऑफ एटम डिसइंटीग्रेट पर सेकेंड एट एनी इंस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम एक्चुअली प्रेजेंट इन द सैंपल एट दैट इंस्टेंट। क्या मतलब? द नंबर ऑफ एटम्स डिसइंटीग्रेट पर सेकेंड, द नंबर ऑफ एटम डिसइंटीग्रेट पर सेकेंड, इसका मतलब क्या? रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। इसे हम क्या कहते हैं? इसने कहा ना यहां पर द नंबर ऑफ एटम डिसइंटीग्रेट पर सेकेंड, तो नंबर ऑफ एटम पर सेकेंड डिसइंटीग्रेट, उसे हम रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन भी बोलते हैं, ध्यान देना है। तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? नंबर ऑफ द एटम प्रेजेंट इन द सैंपल। अगर सैंपल में नंबर ऑफ एटम्स कम है
तो डिसइंटीग्रेशन रेट भी कम होगा, अगर नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा हैं तो डिसइंटीग्रेट रेट भी ज्यादा होगा, यानी नंबर ऑफ द एटम डिसइंटीग्रेट पर सेकेंड वो ज्यादा होंगे अगर नंबर ऑफ द एटम प्रेजेंट इन द सैंपल ज्यादा है तो। इसे दिस इज आल्सो नोन एज रेडियो एक्टिव डीके लॉ भी बोलते हैं। जो ये फोर्थ लॉ है इसे हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव डीके लॉ। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहां पर क्या बताया गया है, डिसइंटीग्रेशन रेट पर सेकेंड, तो वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ द एटम प्रेजेंट इन द सैंपल के ऊपर। क्लियर। तो बच्चों फिफ्थ नंबर लॉ को समझने के लिए हम यहां पर लिखते हैं, ऊपर के 4 लॉ मैंने रब कर दिए हैं, आपने नोट कर लिए होंगे। तो यहां पर हम क्या कहते हैं कि लेट एन नोट, बच्चों ध्यान से समझना है, फिर से कह रहा हूं आगे का नहीं समझ में आएगा अगर इनको बेसिकली नहीं समझेंगे तो। लेट एन नोट द टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द सैंपल एट टाइम इज इक्वल टू 0। मतलब हमने एन नोट मान लिए, एन नोट क्या है, टोटल नंबर ऑफ एटम है सैंपल के अंदर जब डिसइंटीग्रेशन शुरू नहीं हुआ है, टाइम 0 है, उस दौरान टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द सैंपल एन नोट। फिर हमने माना कि लेट एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए सैंपल एट टाइम टी इज इक्वल टू टी। जब डिसइंटीग्रेशन शुरू हो गया है, जब डिसइंटीग्रेशन क्या हो गया है, स्टार्ट हो गया है, तो उस दौरान नंबर ऑफ द एटम प्रेजेंट इन द सैंपल कितने हैं, एन नोट, एन है केवल, क्या है एन। एन नोट क्या है, जब डिसइंटीग्रेशन शुरू नहीं हुआ है इनिशियल स्टेज में। जब डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो गया तब नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द सैंपल को किससे डिनोट किया है, एन से डिनोट किया है। बच्चों यहां पर ध्यान देना है कि जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द सैंपल डिसइंटीग्रेट हो चुके उससे कोई नहीं लेना देना, जो सैंपल के अंदर बचे हुए हैं वो मेन पॉइंट है। हमें सैंपल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम बचे हुए हैं उसको ध्यान में रखना है। क्लियर। तो यहां पर आपके पास क्या कहता है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या है, यहां पर मैं लिख देता हूं, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, जो कि यहां पर आर दैट इज इक्वल टू डी एन बाय डी टी। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, डी एन का मतलब स्मॉल अमाउंट है, स्मॉल नंबर ऑफ एटम डिसइंटीग्रेट इन टाइम टी, तो ये रेट कहलाता है बच्चों, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। जो इसने लाइन कही ना, द नंबर ऑफ एटम डिसइंटीग्रेट पर सेकेंड, तो दिस इज रेट, ये वो चीज है। क्लियर। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ द एटम प्रेजेंट इन द सैंपल एट दैट इंस्टेंट। तो यहां पर इसका मतलब इसको हम क्या कहते हैं, डीके लॉ भी कहते हैं, रेडियो एक्टिव डीके लॉ। ठीक है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू डीके लॉ। डीके लॉ के अकॉर्डिंग क्या है ये, कि जो डिसइंटीग्रेशन, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन कौन है, डी एन बाय डी टी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ द एटम प्रेजेंट इन द सैंपल के होगा। क्योंकि डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो गया तो एन लेना है, न कि एन नोट। क्लियर। और बच्चों ये नेगेटिव का साइन यहां पर आता है। नेगेटिव का साइन किस लिए है, कि यहां पर डिसइंटीग्रेशन हो रहा है तो नंबर ऑफ द एटम प्रेजेंट इन द सैंपल वो क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। तो ये नेगेटिव साइन डिक्रीज को बताता है कि नंबर ऑफ द एटम प्रेजेंट इन द सैंपल वो क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, घट रहे हैं। इसलिए यहां पर हम किसका साइन लगाते हैं, नेगेटिव का साइन लगाते हैं। क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम। तो यहां पर इस डेफिनेशन के लॉ के फिफ्थ, जिसे हम डीके लॉ कहते हैं, उसको मैंने यहां पर मैथमेटिकली लिख दिया है। क्लियर। अब हम आगे इस मैथमेटिकली वर्क को इस लॉ के, डीके लॉ के अकॉर्डिंग जो ये मैथमेटिकली है, इसको आगे बढ़ाते हैं हम, dn डिवाइडेड बाय dt। क्लियर। ये नेगेटिव का साइन मैं उधर ले जाता हूं, माइनस लैम्बडा n, नेगेटिव साइन इधर लिया है, लैम्बडा है वो क्या है, आप यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का जो साइन को हटाया तो उसकी जगह कांस्टेंट आया है लैम्बडा। यहां पर जो लैम्बडा है ये कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको हम डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, या डीके कांस्टेंट भी कह सकते हैं हम इसे।
डीके कांस्टेंट, क्योंकि ये डीके लॉ की तरफ से आया है, डीके लॉ से, तो इसलिए इसको डीके कांस्टेंट या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं लैम्डा को। तो ये जो फिफ्थ लॉ था उससे हमारे पास ये इक्वेशन आई। क्लियर? इसको हम आगे ले जाते हैं, जो कि न्यूमेरिकल्स में भी यूज होगी। इस इक्वेशन का रिलेशन हम निकालते हैं। देखिए क्या है, यहां पर dn को इधर रखा, माइनस लैम्डा dt को हम उधर ले गए, और इस n को dn के नीचे ले गए, यानी dn डिवाइडेड बाय n दैट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा dt। क्लियर? इस dt को हम उधर ले गए, कोई प्रॉब्लम? अब इसके बाद क्या है कि इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड हम इंटीग्रेशन करते हैं, dn डिवाइडेड बाय n दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस लैम्डा dt, माइनस लैम्डा dt। क्लियर? अब आपको पता है इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, 1/n है, dn n के रेस्पेक्ट में करें तो 1/n का इंटीग्रेशन क्या आएगा, log ऑफ e बेस n आएगा। क्लियर? इसके बाद हमारे पास दैट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा, तो यहां पर t नहीं है, कांस्टेंट है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, t आएगा, तो माइनस का लैम्डा t प्लस c क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, c क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्लियर? तो यहां पर हमने इंटीग्रेशन किया तो ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ गया। अब इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, तो यहां पर हम कहते हैं एट टाइम इज इक्वल टू 0 देन n दैट इज इक्वल टू n नॉट। यहां पर लिखा था मैंने, जब टाइम 0 है तो नंबर ऑफ द एटम प्रेजेंट इन द सैंपल कितने होंगे, n नॉट। तो इसकी वैल्यू यहां पर रखते हैं, log e n की जगह n नॉट हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू टाइम 0 प्लस c, ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्लियर? तो यहां पर c की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, log e बेस n नॉट के बराबर आ गई। क्लियर? अब इसके बाद हम इस c की वैल्यू को वापिस इसमें पुट करते हैं, log e बेस n दैट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा t प्लस c की जगह क्या आ जाएगा, log e बेस n नॉट के बराबर, e बेस n नॉट के बराबर आ जाएगा। क्लियर? अब हम क्या करते हैं बच्चों, यहां पर इसको उधर ले जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड, log e बेस n माइनस log e बेस n नॉट दैट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा t, माइनस लैम्डा t। अब यहां पर हम log की प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो माइनस का साइन है तो क्या होता है बच्चों, डिवाइड में आ जाता है। log की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो n डिवाइडेड बाय n नॉट, n डिवाइडेड बाय n नॉट, log में माइनस किसी, माइनस लैम्डा t। क्लियर? अब यहां पर हम क्या करते हैं, n डिवाइडेड बाय n नॉट, इस log को उधर ले जाएंगे तो ये एक्सपोनेंशियल e की पावर में आ जाएगा, e की पावर माइनस लैम्डा t, इस log को उधर ले गए। क्लियर? तो यहां पर आपके पास n दैट इज इक्वल टू, इसको आप उधर ले जाएंगे, डिवाइड घटाएंगे तो n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t। दिस इज द इक्वेशन और रिलेशन। रेडियो डीके कांस्टेंट है, डीके लॉ है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये इक्वेशन आई। n इज द नंबर ऑफ द एटम प्रेजेंट इन द सैंपल एट t इज इक्वल टू टाइम t, n नॉट जब टाइम 0 है, e एक्सपोनेंशियल, लैम्डा क्या है, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट या जिसे डीके कांस्टेंट कहते हैं, t क्या है, टोटल लाइफ टाइम, टोटल लाइफ टाइम, जो भी आपके पास सैंपल है उसका लाइफ टाइम है। क्लियर? ये इक्वेशन है बच्चों, न्यूमेरिकल में यूज होगी, ध्यान रखना है। जो मैं बेसिकली बताता हूं उस चीज को ध्यान में रखना है, न्यूमेरिकल आप इजीली कर पाएंगे, बिल्कुल। क्लियर? अब बच्चों इसी डीके लॉ से रिलेटेड ग्राफ भी यहां पर आपसे पूछा जा सकता है। ग्राफ यहां पर टाइम और यहां पर आपके पास नंबर ऑफ द एटम प्रेजेंट इन द सैंपल यानी n, तो इसके बीच में ग्राफ बनाएंगे तो ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, इसलिए आपके पास ये ग्राफ भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल का आएगा। क्यों? क्योंकि जैसे टाइम बढ़ेगा नंबर ऑफ द एटम प्रेजेंट इन द सैंपल डिक्रीज होंगे, नंबर ऑफ द एटम प्रेजेंट इन द सैंपल क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। क्लियर? जब टाइम 0 होगा तो उस दौरान n नोट रहेगा, यहां पर क्या रहेगा, n नोट। जैसे इस ग्राफ को मैं और ऊपर ले जाता हूं,
तो यहां पर आपके पास ये क्या होगा, n नॉट होगा। क्लियर। तो जब टाइम कितना है, 0 है, तो कोई प्रॉब्लम। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्लियर। और डिक्रीज के लिए इसलिए यहां पर हमने माइनस का भी साइन लगाया, तो ये ग्राफ भी आपने करना है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं। देखिए, आइए बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट के बारे में। तो डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट निकालने के लिए हमें अभी इक्वेशन निकाली, n दैट इज इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t, ये इक्वेशन निकाली। तो डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पुट द वैल्यू t टाइम इज 1 बाय लैम्डा। जैसे टाइम की जगह हम 1 बाय लैम्डा पुट करते हैं, तो यहां पर n दैट इज इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी की जगह 1 बाय लैम्डा पुट कर दिया। क्लियर। तो यहां पर n दैट इज इक्वल टू n नॉट, तो यहां पर e की पावर माइनस 1 बचेगा, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगी, e पावर माइनस 1। तो यहां पर n दैट इज इक्वल टू n नॉट डिवाइडेड बाय e आ जाएगा। e की पावर माइनस है तो इसको नीचे ले जाएंगे, e की पावर प्लस हो जाएगी। तो n दैट इज इक्वल टू n नॉट बाय e। तो अब आप कहेंगे कि सर डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, जैसे अब आपको डेफिनेशन लिखनी है, ध्यान से सुनना है, लिख लेना, नोट कर सकते हैं आप, कि द डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम एट द एंड ऑफ विच, यानी ये रेसिप्रोकल टू द केस क्या है, टाइम के। कौन से टाइम के, एट द एंड ऑफ विच, मतलब इस टाइम के एंड के बाद, द नंबर ऑफ द एटम्स लेफ्ट अनडीके इन ए रेडियो एक्टिव सैंपल रिड्यूस टू 1 बाय e टाइम टू द ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स इन द सैंपल। मीन्स जो नंबर डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है वो टाइम के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कौन से टाइम के बाद, जिस टाइम के बाद नंबर ऑफ द एटम प्रेजेंट इन द सैंपल है वो किसके बराबर हो जाए, 1 बाय e टू द n नोट। n नोट क्या है, नंबर ऑफ द एटम प्रेजेंट इन द सैंपल एट टाइम t इज इक्वल टू 0। तो दैट इज एट दैट टाइम डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट इज रेसिप्रोकल टू द टाइम। क्लियर। तो दिस इज अबाउट द डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्लियर। आइए बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट के बारे में, कि हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या है, क्या इसकी डेफिनेशन है। जैसे ही नाम से आपको पता चल रहा है हाफ लाइफ, क्लियर, जो टोटल लाइफ का हाफ लाइफ। क्लियर। जैसे किसी की भी टोटल लाइफ कितनी है 100 ईयर्स, तो उसकी हाफ लाइफ कितनी होगी 50। क्लियर। तो क्या है, इट इज डिफाइंड एज द टाइम ड्यूरिंग विच, यानी ये हाफ लाइफ टाइम क्या है, हाफ लाइफ जो है वो क्या है, टाइम ड्यूरिंग विच, यानी जिस टाइम के दौरान हाफ द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन इनिशियली इन द सैंपल ऑफ द एलिमेंट डीके, यानी जैसे पहले आपके पास एलिमेंट कितने थे n नॉट, जब टाइम डीके शुरू नहीं हुआ था तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे n नॉट। क्लियर, सॉरी एटम्स कितने थे n नॉट। तो वो टाइम जिसमें जो इनिशियली n नोट नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द सैंपल उससे कितने रिड्यूस हो जाएं, हाफ रिड्यूस हो जाएं, तो उसे हम हाफ लाइफ कहते हैं। क्लियर। जैसे मान लीजिए टोटल इनिशियली कितने थे 100, तो हाफ कितने आएंगे 50, तो 50 डीके होने में जितना टाइम लगा वो उसका हाफ लाइफ कहलाएगा। क्लियर, क्या कहलाएगा, हाफ लाइफ। क्लियर। अब बच्चों यहां पर एक ध्यान देना है कि जैसे 100 टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द सैंपल थे, 50 डीके हुए, तो 50 को डीके होने में बाय द वे 25 ईयर लगी। कितनी लगी 25 ईयर। जो इसमें अब 50 और बचे, 100 थे तो 50 डीके होने में 25 ईयर लगी, तो नेक्स्ट जो 50 बचे हैं उनको डीके होने में 25 ईयर नहीं लगेंगे, ज्यादा ईयर लगेंगे। क्यों, क्योंकि डीके लॉ के अकॉर्डिंग आ जाइए, द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द सैंपल, कि
जो सैंपल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, हाउ मेनी, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करेंगे। जैसे 50 डीके हो गए तो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द सैंपल क्या होगा, डीके, तो डिसइंटीग्रेशन रेट भी क्या होगा, डीके होगा, घटेगा। तो इसलिए ये 25 ईयर्स नहीं आएंगे, 25 ईयर्स से ज्यादा आएंगे, ये ग्रेटर आएंगे यहां पर। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां पर हाफ लाइफ जो है तो वो टाइम पीरियड है जिसमें टोटल एटम्स हैं सैंपल के अंदर, उसका हाफ रिड्यूस हो जाए। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी से इसको हम डिनोट करते हैं। तो इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेशन के लिए हम क्या करते हैं कि टी टाइम जो है उसको हमने कैपिटल टी के बराबर मान लें। नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द सैंपल किसके बराबर होंगे, एन नॉट डिवाइडेड बाय 2 के बराबर होंगे। टोटल नंबर ऑफ द एटम प्रेजेंट इन द सैंपल कितने होंगे, एन नॉट डिवाइडेड बाय 2, और जो टाइम है वो कितना है, कैपिटल टी के बराबर। टी क्या है, हाफ लाइफ। ठीक है, इसी को हम पुट करेंगे किसमें, एन दैट इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी के अंदर। ये इक्वेशन हमने निकाली थी। तो यहां से हमारे पास एन की जगह क्या आ जाएगा, एन नॉट डिवाइडेड बाय 2, ये दैट इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा, और स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी हम पुट कर देंगे। क्लियर, एन नोट से एन नोट कैंसिल हो जाएगा, यहां पर बचेगा 1/2 दैट इज इक्वल टू ई की पावर माइनस लैम्डा टी के बराबर। 1/2 ई की पावर माइनस लैम्डा टी के बराबर। क्लियर, अब इन दोनों को रिवर्स कर दीजिए। जैसे ये 1/2 में ई की पावर माइनस लैम्डा टी है, तो इसको उल्ट देते हैं, यानी चेंज कर देते हैं हम, तो 2 दैट इज इक्वल टू ई की पावर लैम्डा टी हो जाएगा। बोलो हो जाएगा ही नहीं हो जाएगा? ये 1/2 है, ये ई है, तो इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं दोनों को, तो यहां पर ये आ जाएगा। क्लियर, अब हमारे पास क्या है कि टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो यहां पर टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो दोनों साइड लॉग लेंगे तो लॉग क्या आएगा, 2 ई बेस रहेगा, log 2 दैट इज इक्वल टू, इसका लेंगे तो log से ई कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा, लैम्डा टी के बराबर। किसके बचेगा, लैम्डा टी के बराबर। क्लियर, तो यहां पर आपके पास ये log में आ जाएगा। अब यहां पर ये जो log 2 है इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे, तो log 2 की वैल्यू पुट करेंगे तो यहां पर, और बेस 10 में चेंज करना है। क्लियर, तो ये आ जाएगा 2.3026 log बेस 10 2, ये ई था, ये बेस 10 में हो गया, दैट इज इक्वल टू लैम्डा टी। अब log 2 की वैल्यू है वो हम पुट करेंगे, तो यहां पर आपके पास आ जाएगा, इसको जो वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.6931, दैट इज इक्वल टू लैम्डा टी। log 2 की वैल्यू है वो हम पुट करेंगे बेस 10 में। क्लियर, तो यहां पर आपके पास आगे देखिए, हमने तो हाफ लाइफ निकालनी है, तो कैपिटल टी दैट इज इक्वल टू 0.6931 डिवाइडेड बाय लैम्डा आ जाएगा। दिस इज द हाफ लाइफ टाइम पीरियड। अब इससे रिलेटेड भी बच्चों न्यूमेरिकल है, वो आपसे पूछा जाता है। तो जैसे डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट दे दिया तो आपसे हाफ लाइफ टाइम पूछ सकता है, तो 0.6931 डिवाइडेड बाय डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा। हाफ लाइफ दे दिया, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट पूछ सकता है, तो डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट लैम्डा इज इक्वल टू 0.6931 डिवाइडेड बाय कैपिटल टी, यानी ये हाफ लाइफ है। तो दोनों रेसिप्रोकल हैं, 0.693 ऊपर इसकी वैल्यू है। क्लियर हो गया, बिल्कुल इजी था, हमने इसी इक्वेशन में पुट किया, लॉग लिया, तो यहां से लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से हम ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर, अब हाफ लाइफ से ही रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, नंबर ऑफ हाफ लाइफ के बारे में। क्लियर, तो बच्चों ध्यान से सुनना है आपने। जैसे एग्जाम्पल में जर्नली पहले समझाता हूं, जैसे हमारे पास 100 है, टोटल टाइम कितना है, 100 है, तो इसका फर्स्ट हाफ वो कैसे निकालेंगे, 100 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 50। क्लियर, इसका सेकंड हाफ है वो कैसे निकालेंगे आप, दो तरीके हैं, या तो इसी का हाफ और कर दीजिए या इसका हाफ कर दीजिए।
तो इसी का जैसे 100 डिवाइडेड बाय 2 है, तो इसी का हाफ करेंगे तो क्या आएगा 1/2, इसका फिर हाफ हो जाएगा। इसका मतलब ये कितना हुआ 100/4 हुआ। 100/4 कितना हो जाएगा 25। थर्ड हाफ आप निकालेंगे, समझना है इस चीज को। तो थर्ड हाफ कैसे निकालेंगे 100/4 इसका हाफ, क्लियर। तो इसका मतलब 100 डिवाइडेड बाय 8 हुआ, दैट इज इक्वल टू, यहां पर आप इसको सोल्व कर लेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 12.5, ठीक है। तो इसी प्रकार फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हाफ चलता है या नहीं चलेगा। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं हाफ निकालने के लिए, जैसे 100 है टोटल नंबर ऑफ द एटम्स, क्लियर। तो इसका हाफ लाइफ निकालने तो ये क्या आएगा 1/2 का स्क्वायर आएगा। बोलो आएगा या नहीं आएगा 1/2 का होल स्क्वायर। जैसे 1 है फर्स्ट हाफ है तो यहां पर 1 आ जाएगा, क्लियर। सेकंड है, सॉरी n लिख देते हैं नंबर, फर्स्ट हाफ है तो 1 आ जाएगा, 2 है तो n की जगह 2 आ जाएगा, 3 है तो 3 आ जाएगा। तो 1/2, 1/4, 1/8 ऐसे चलता चला जाएगा। इस प्रकार हम नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकाल सकते हैं। तो यहां पर अब हम प्रैक्टिकली आते हैं। ये तो एक एग्जाम्पल देकर आपको समझाया, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ है वो आप कैसे निकालेंगे। अब हम एक्चुअली एग्जाम्पल पर आते हैं, क्लियर। तो यहां पर एग्जाम्पल पे आने के लिए देखिए, यहां पर हाफ लाइफ के बारे में बात करते हैं, नंबर ऑफ हाफ लाइफ के बारे में। तो नंबर ऑफ द एटम, जैसे यहां पर मैं लिख देता हूं फर्स्ट हाफ में, तो नंबर ऑफ द एटम प्रेजेंट इन द सैंपल कितने होंगे बच्चों n0/2 के बराबर होंगे फर्स्ट हाफ में। इसी प्रकार सेकंड हाफ है वो किसके बराबर होगा n0/2 का हाफ, क्लियर। तो क्या आएगा ये n0/4 आ जाएगा। इसी प्रकार थर्ड हाफ जो होगा वो किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द सैंपल किसके बराबर होंगे n0/4 का भी हाफ, तो मतलब n0/8, क्लियर। इसी प्रकार ये चलेगा। तो इसको हम जर्नल फॉर्मूले में क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द सैंपल किसके बराबर होंगे n0 इंटू 1/2 की पावर स्मॉल n। ये क्या है नंबर ऑफ हाफ लाइफ, क्लियर। ये फॉर्मूला है वो आपके पास यूज होगा। और नंबर ऑफ हाफ लाइफ यानी स्मॉल n किसके बराबर होगा टोटल लाइफ डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। टोटल लाइफ डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ के बराबर होंगे, उतने ही हाफ लाइफ बनेंगे नंबर्स, क्लियर। तो यहां पर n डिवाइडेड बाय n0, इसको हम इसके नीचे ले जाते हैं 1/2 n की जगह स्मॉल t डिवाइडेड बाय कैपिटल T। तो ये फॉर्मूला भी हाफ लाइफ के से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। ये n डिवाइडेड बाय n0, ठीक है ना। यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, वो आपसे न्यूमेरिकल में कहेगा भैया 30% डिक्रीज हो गया, तो इसका आपने क्या निकालना है 30%। तो इस फॉर्मूले का आप यूज कर सकते हैं टोटल लाइफ हाफ लाइफ। तो ये फॉर्मूला है वो आपके फ्यूचर में यूज होगा। इसको हम एक्टिविटी भी बोल सकते हैं, ए से डिनोट करते हैं एक्टिविटी, ए डिवाइडेड बाय a0 भी 1/2 t कैपिटल T के बराबर होगा। एक्टिविटी में भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं, क्लियर। तो दिस इज अबाउट द हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का ये फॉर्मूला है, न्यूमेरिकली यूज होगा। हाफ लाइफ, नंबर ऑफ हाफ लाइफ से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन है न्यूमेरिकल्स में, ध्यान देना है उसमें कि कौन सा फॉर्मूला इजी लगेगा, जल्दी से काम हो जाएगा। तो ये भी फॉर्मूला है आपका यूज होता है, क्लियर। आइए बच्चों, अब हम एक टॉपिक के बारे में और डिस्कस करते हैं जिसका नाम है एवरेज लाइफ और ए मीन लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। मैं साथ के साथ ये इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि सभी एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो जहां से हमने रेडियो एक्टिविटी लॉ के बारे में डिस्कस किया तो वहीं से आप देख रहे हैं एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, इसलिए एवरेज लाइफ के बारे में और डिस्कस करते हैं। एवरेज लाइफ और ए मीन लाइफ कैसे निकालेंगे, आप टोटल लाइफ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन द सैंपल। जैसे अब आपके पास क्लास है, आपकी 12th क्लास, उसमें बाय द वे 30 स्टूडेंट हैं,
कितने स्टूडेंट हैं? 30 स्टूडेंट हैं। क्लियर? सभी के फिजिक्स में अलग अलग मार्क्स आए, तो आप उसका मीन कैसे निकालेंगे? सभी के मार्क्स को ऐड कर कर टोटल नंबर 30 से आप डिवाइड कर देंगे, यानी टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो उससे आपके पास क्या जाएगा? मीन वैल्यू। इसी प्रकार इसकी जो एवरेज लाइफ है या मीन लाइफ और रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो कैसे निकालेंगे? इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कैलकुलेटिंग द टोटल लाइफ टाइम। टोटल लाइफ टाइम को कैलकुलेट करना है ऑफ ऑल द एटम्स ऑफ द एलिमेंट एंड डिवाइडिंग इट बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इनिशियली इन द सैंपल ऑफ द एलिमेंट। एलिमेंट के इनिशियली टोटल नंबर ऑफ द एटम्स कितने प्रेजेंट हैं? एन नॉट। उससे हम डिवाइड कर दें, किसको? किससे डिवाइड करना है? टोटल लाइफ को डिवाइड करना है एन नॉट से। तो हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? टोटल लाइफ कैलकुलेट करनी पड़ेगी। क्या कैलकुलेट करनी पड़ेगी? टोटल लाइफ। तो यहां पर ध्यान देना है, जैसे हम कहते हैं, हमने पहले भी मेजर किया कि एन नोट है टोटल नंबर ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन द सैंपल है, आप लिख लेना आराम से, टाइम टी इज इक्वल टू 0 है। तो मैं कहता हूं कि जैसे स्मॉल एलिमेंट है, स्मॉल नंबर ऑफ द एटम्स हैं डीएन। कितने हैं? डीएन। डीएन नंबर ऑफ स्मॉल एटम है, वो डिसइंटीग्रेट होता है, डिसइंटीग्रेट इन स्मॉल टाइम dt, यानी डीएन नंबर ऑफ एटम्स हैं स्मॉल, वो डिसइंटीग्रेट होते हैं इन द स्मॉल टाइम dt। तो बच्चों इसकी जो लाइफ है वो किसके बीच में लाई करेगी? t से t प्लस dt में। t से किसके बीच में लाई करेगी? t प्लस dt के बीच में इसकी लाइफ है वो वेरी करेगी। अब जो dt है तो वो वेरी स्मॉल है, dt इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है स्मॉल टाइम डीएन के लिए, वेरी स्मॉल। तो इसलिए यहां पर आपके पास टोटल एज ऑफ डीएन एटम्स, डीएन एटम की टोटल लाइफ किसके बराबर होगी? टी इंटू डीएन। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो डीएन तो क्या है? टोटल नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम्स, डिसइंटीग्रेशन डीटी। तो ये इसकी लाइफ है टी से dt के बीच में लाई करेगी, तो dt क्या है? स्मॉल है। तो dt स्मॉल है तो इसलिए हम इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, तो लाइफ टाइम कितना हुआ? t ही रहा। क्या रहा? t। तो इसलिए टोटल लाइफ किसके बराबर होगी? टोटल टाइम जो है उसको मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ एटम्स से, तो dn है, तो dn से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या आ गया? tdn के बराबर। क्लियर? ये dn किसी लाइफ टाइम है, तो टोटल t इंटू dn के बराबर आ जाएगा। क्लियर? अब ये स्मॉल के लिए है टोटल लाइफ। अब कंप्लीट के लिए निकालनी है टोटल लाइफ। हमें क्या निकालनी है? टोटल लाइफ टाइम। तो यहां पर मैं लिख देता हूं टोटल लाइफ टाइम ऑफ ऑल द एटम्स इन द सैंपल ऑफ द एलिमेंट। ये तो लाइफ किसकी है? डीएन की। ठीक है, टोटल लाइफ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? इंटीग्रेशन टी डी एन। तो ये जो डीएन की है, लेकिन निकालनी क्या है? टोटल लाइफ किसकी? एन नोट नंबर ऑफ एटम की। तो इसलिए इंटीग्रेशन कर दिया 0 से एन नोट। 0 तो इनिशियली, एन नोट क्या है? टोटल नंबर ऑफ द एटम प्रेजेंट इन द सैंपल एट टाइम t इज इक्वल टू 0। दिस इज द टोटल लाइफ एन नोट की। क्लियर? अब हमें क्या निकालनी है? एवरेज लाइफ। क्या निकालनी है? एवरेज लाइफ। तो यहां पर लिखेंगे एवरेज लाइफ, जिसको बच्चों टो से डिनोट करते हैं, वो किसके बराबर होगी? टोटल लाइफ। टोटल लाइफ क्या है? इंटीग्रेशन 0 से एन नोट टी डी एन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द सैंपल। वो कितने हैं? एन नोट है। टोटल नंबर ऑफ द एटम प्रेजेंट इन द सैंपल कितने हैं? एन नोट। क्लियर हो गया? तो ये एवरेज लाइफ। अभी इसको आगे और कैलकुलेट करेंगे बच्चों, थोड़ा सा लेंथ के लास्ट तक कैलकुलेट करना है इसको। तो यहां पर अब आपके पास क्या है, देखिए आगे, कि यहां से हम डीएन की वैल्यू निकालेंगे और इसको टाइम में चेंज करेंगे। किसमें चेंज करेंगे? टाइम में चेंज करेंगे।
तो यहां पर आपको पता है क्या कि जो डिसइंटीग्रेशन रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन आया था dn डिवाइडेड बाय dt दैट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा n के बराबर था ना। तो यहां से dn दैट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा n dt हो गया, dt को हम इधर ले आए। क्लियर। अब यहां पर dn दैट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा n की जगह n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t dt, ये हम कहां से लेके आए, ये भी हमने रेडियो एक्टिवी इक्वेशंस में इसी वीडियो में हमने निकाला था। n दैट इज इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t, ये वैल्यू हमने पुट कर दी। तो अब हम क्या करेंगे, dn की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे यहां पर। तो एवरेज लाइफ दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब आपने देखना है कि dn है यहां पर, तो n की लिमिट थी, अब टाइम आ गया है बच्चों, तो टाइम की ही लिमिट लेनी है। किसकी लिमिट लेनी है, टाइम की। क्लियर। तो यहां पर आपके पास क्या होगा, इंटीग्रेशन t डॉट dn, dn की वैल्यू कितनी है यहां पर माइनस लैम्डा n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t और dt। क्लियर। और यहां पर आपके पास लिमिट क्या होगी, इनफाइनाइट, और ये क्या है, जीरो से। क्यों होगी, क्योंकि जब आपके पास n नोट n इज इक्वल टू n नोट है तो टाइम कितना होगा, जीरो। क्लियर। और जब आपके पास n है, n नोट यानी नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द सैंपल जीरो होंगे, तो टाइम की वैल्यू किसके बराबर होगी, इनफाइनाइट के बराबर होगी। क्लियर। तो जब जीरो बचेंगे तो इनफाइनाइट टाइम हो जाएगा, और जब टाइम जीरो ये है तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहां पर आपके पास इसको ध्यान में आपने रखना है। क्लियर। क्लियर हुआ या नहीं हुआ। टाइम की लिमिट का फिर से मैं आपको बता देता हूं कि जब आपके पास n यानी नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द सैंपल जीरो है, तो जीरो कब बचेंगे, जब टाइम इनफाइनाइट होगा, तभी आपको इतना नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द सैंपल खत्म होने में क्या लगेगा, इनफाइनाइट टाइम। और जब n दैट इज इक्वल टू कितना है, n नोट, तो टाइम इज इक्वल टू कितना होगा, जीरो। नंबर ऑफ द एटम प्रेजेंट इन द सैंपल है वो n नोट के बराबर है, तो टाइम कितना होगा, जीरो। तो यहां पर n नोट है कब, जब टाइम जीरो है, जब जीरो है, जब टाइम कितना है, इनफाइनाइट है। तो इस बात का ध्यान रखना है, यहां पर फिर से बता रहा हूं। क्लियर। ये टोटल लाइफ टाइम हो गया, डिवाइडेड बाय क्या है, n नोट के बराबर है, डिवाइडेड बाय कितना है, n नोट। क्लियर। तो एवरेज टाइम दैट इज इक्वल टू, यहां पर अब हम क्या करते हैं कि ये माइनस वैल्यू है, इस माइनस को प्लस करते हैं और लिमिट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो यहां पर आपके पास 1 बाय n नॉट, ये नीचे है इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट। क्लियर। टाइम t लैम्डा n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t एंड dt। क्लियर। n नॉट से n नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो एवरेज टाइम दैट इज इक्वल टू, यहां पर आपके पास बचेगा इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट t डॉट n नॉट से n नॉट कैंसिल हो गए, और लैम्डा है डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, इसको हम बाहर ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा e की पावर माइनस लैम्डा t dt के बराबर बचेगा। क्लियर। अब यहां पर बात आती है कि अब इसको इंटीग्रेशन कैसे करें, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना है। ये फर्स्ट फंक्शन, ये क्या है, सेकंड फंक्शन, तो इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसके इंटीग्रेशन के बारे में भी हम आगे सोल्व करेंगे, तो ये लेंथ ही जाएगा, इसलिए इसको रब करना पड़ेगा। क्लियर। नोट कर लिया। अब मैं इसको रब कर देता हूं, आगे देखिए। तो आइए बच्चों, इसका इंटीग्रेशन करते हैं हम बाय पार्ट्स, स्टेप बाय स्टेप समझना इसको। तो जो एवरेज टाइम है दैट इज इक्वल टू लैम्डा, हमारे पास बाहर कॉमन है। क्लियर। ध्यान से करना है, ये मैंने बड़ी ब्रैकेट लगाई, फर्स्ट फंक्शन यूं का यूं। क्लियर। सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो सेकंड फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन होगा, तो यहां पर e की पावर माइनस लैम्डा t और नीचे आ जाएगा माइनस लैम्डा। क्लियर। इसकी आपने लिमिट है वो पुट करनी है, लिमिट है वो आपके पास 0 से इंफिनिटी। क्लियर। ये आपके पास क्लियर हो गया इसका। फिर क्या होता है, माइनस
फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, टी का फर्स्ट फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 1, तो ये क्या आ गया 1। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, जो आपके पास सेकंड फंक्शन है इसका इंटीग्रेशन जो आपने पहले किया था e की पावर माइनस लैम्डा टी डिवाइडेड बाय माइनस लैम्डा एंड dt, ये ब्रैकेट बंद। फर्स्ट फंक्शन यूं कहीं, सेकंड का इंटीग्रेशन, क्लियर, लिमिट 0 से इन्फिनिटी माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, इसका इंटीग्रेशन ये वैल्यू है यहां पर आएगी, इसका इंटीग्रेशन होगा 0 टू इन्फिनिटी dt, क्लियर। एवरेज टाइम लैम्डा। इसके बाद बच्चों यहां पर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो जैसे 0 पुट करेंगे इनफाइनाइट, जैसे e की पावर माइनस लैम्डा टी की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0, 0 पुट करेंगे यहां पर 0 माइनस करेंगे 0, तो कहने का मतलब क्या है कि यहां पर लैम्डा इसकी वैल्यू सारे की 0 आएगी, माइनस ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्लियर। अब आइए आगे यहां पर, क्योंकि टी की जगह भी आप पुट करेंगे, यहां पर लिमिट पुट करेंगे इसकी, ये कंप्लीट लिमिट है, इसमें ध्यान देना है, ये कंप्लीट लिमिट है इसकी, क्लियर, तभी 0 आएगा। ये लिमिट गलती से छूट गया था टी की, इसकी लिमिट। अब हमारे पास क्या है माइनस इंटीग्रेशन हम इसका कर रहे हैं, तो ये माइनस लैम्डा है, ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस हो जाएगा, और 1 बाय लैम्डा बाहर आ जाएगा, अंदर इंटीग्रेशन में 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस लैम्डा टी dt, क्लियर। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। एवरेज टाइम दैट इज इक्वल टू, ये 0 है तो यहां पर ये लैम्डा 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर आपके पास क्या बचेगा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस लैम्डा टी एंड dt, ये बचेगा आपके पास। इसके बाद एवरेज टाइम दैट इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर माइनस लैम्डा टी डिवाइडेड बाय माइनस लैम्डा, इसका क्या आ गया इंटीग्रेशन, और लिमिट है 0 टू इन्फिनिटी। अब आप इसमें लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो देखिए अपर लिमिट e की पावर माइनस लैम्डा टी की जगह इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय माइनस लैम्डा, क्लियर, माइनस लोअर लिमिट e की पावर माइनस लैम्डा टी की जगह 0 डिवाइडेड बाय माइनस लैम्डा, क्लियर, टी की जगह हमें पुट करना है, तो ये इन्फिनिट e की पावर इन्फिनिटी आएगी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो इसलिए यहां पर दैट इज इक्वल टू 0, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्लियर। तो यहां पर e की पावर क्या है 0, किसी की पावर 0 होती है तो क्या बन जाता है 1 बाय लैम्डा, ये माइनस माइनस प्लस, या 0 e की पावर, ये क्या बन गया लैम्डा। तो यहां पर आपके पास एवरेज लाइफ टाइम इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा, एवरेज लाइफ टाइम इज इक्वल टू रेसिप्रोकल टू द डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट के रेसिप्रोकल आएगी। तो हमने ये बाय पार्ट्स है बिल्कुल डिटेल में हमने डिस्कस किया, क्लियर। यहां से आपके पास क्वेश्चन भी आ सकता है, एक और रिलेशन जो आपको हाफ लाइफ दैट इज इक्वल टू 0.6931 डिवाइडेड बाय लैम्डा, क्लियर। तो ये यहां पर भी आप इसकी वैल्यू है पुट कर सकते हैं, जैसे लैम्डा है वो 0.6931 डिवाइडेड बाय लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम, तो इसका एवरेज टाइम का रिलेशन निकालेंगे तो टो दैट इज इक्वल टू रेसिप्रोकल टू लैम्डा, है ना। तो लैम्डा की जगह भी पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 1 बाय लैम्डा की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे तो 0.6931 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ, डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ, तो ये हाफ लाइफ कहां चला जाएगा ऊपर, तो ये कितना आएगा t डिवाइडेड बाय 0.6931, तो इसका रिलेशन निकालेंगे तो 1.44 टाइम के बराबर होगा, यानी एवरेज टाइम इज इक्वल टू 1.44 टू द हाफ लाइफ, ये हाफ लाइफ टाइम पीरियड है। तो ये दोनों के बीच में क्या आ गया रिलेशन आ गया, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट से भी आपको दे दिया, एवरेज लाइफ पूछे, हाफ लाइफ टाइम दे दिया, एवरेज लाइफ पूछे तो 1.44 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, एवरेज लाइफ आ जाएगी, क्लियर। तो आज की इस वीडियो में हमने रेडियो एक्टिविटी के लॉ के बारे में डिस्कस किया, हाफ लाइफ के बारे में डिस्कस किया, एवरेज लाइफ के बारे में डिस्कस किया। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको ध्यान से देखना है।
आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।